दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद आपके ख़िलाफ़ दायर कर दिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए आपके मुकदमे में काफ़ी सहायक होंगी। तो मैं आपको टिप्स दूंगा, इनको फॉलो करके आप अपनी बात कोर्ट में बहुत ही दृढ़ता के साथ रख पाएंगे। दोस्तों, मेंटेनेंस यानी कि 125 सीआरपीसी का केस बीवी जो कि अपनी पति से अलग हो जाती है वो दाखिल करती है। इसको भरण पोषण, कोई गुजारा भत्ता भी कहता है, कोई खर्चे का वाद भी कह देता है। जब भी आपकी पत्नी 125 सीआरपीसी का वाद कोर्ट में दाखिल करती है तो कोर्ट आपको समनिंग करता है। तो जब बाय डाक आपको समन आएगी तो आपने उस समन को रिसीव करना है। अक्सर लोग समन रिसीव नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इस तरीके से केस पे हम जल्दी पहुंचेंगे नहीं, लेंदी हो जाएगा। लेकिन बार बार समन को अगर आप लौटा देते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोर्ट एक तरफ़ा आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर भी सुना सकती है। इसलिए अगर आप एक बार समन वापस कर चुके हैं तो दूसरी बार आप उसको रिसीव ज़रूर कर लें। समन आपने रिसीव कर लिया है तो आप सबसे पहले तारीख़ नोट करें, क्योंकि समन पर वो डेट मेंशन होती है जिस डेट में आपको कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी है, और उस तारीख पर आप ज़रूर जाएं। समन रिसीव करने के बाद आपका जो सबसे पहला काम है वो है एक अच्छे फैमिली कोर्ट लॉयर का चयन करना। तो आपको चयन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। जब आप अपने किसी अधिवक्ता का चयन करते हैं तो अधिवक्ता की ओर से एक वकालतनामा जो है वो दाखिल किया जाता है जिस पे आपके साइन भी होते हैं। दोस्तों, अधिवक्ता का चयन और वकालतनामा आप अपनी पहली तारीख से, यानी कि जिसमें आप प्रेजेंट होंगे वो आपके लिए जो पहली तारीख होगी उससे कुछ दिन पहले ही इन कामों को कंप्लीट कर लें, ताकि एट द टाइम ऑन द सेम डेट आपको बहुत ज़्यादा हैज़ल ना हो। अब आपने काम ये करना है कि आप अपने अधिवक्ता से कहें कि जो वाद 125 सीआरपीसी का आपकी पत्नी ने दाखिल किया है उसकी एक कॉपी वो आपको भी दें, क्योंकि जब आप लॉयर हायर करते हैं तो लॉयर अपनी तैयारी के लिए एक कॉपी निकालते हैं, बट यहाँ पर एक कॉपी आपने भी अपने लिए अपने पास रखनी है, राइट। नेक्स्ट, आपने डिस्कशन करना है अपने अधिवक्ता से, अपने एडवोकेट से। अपनी वित्तीय स्थिति आप उनको बताएंगे। आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं तो किस सैलरी पर जॉब करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लगभग आप कितना कमा लेते हैं, और आप बिज़नेस करते हैं तो क्या है आपका बिज़नेस। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, किस किस का खर्चा आप उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बुज़ुर्ग माता पिता हैं, आपकी अगर कोई बहन है उसकी भी आपने शादी करनी है, या आपका कोई छोटा भाई है, या घर में और भी ऐसे सदस्य हैं जिनका आप खर्चा उठाते हैं, तो आप उनके बारे में भी अपने एडवोकेट को बताएंगे। आप अपनी पारिवारिक स्थिति का पूरा ब्यौरा अपने एडवोकेट को देंगे। जैसे अगर आपका अपना मकान है, एक मकान है या एक से ज़्यादा मकान है। अगर आपका अपना मकान नहीं है तो आप किराए पर रहते हैं तो उसका कितना किराया जाता है, ये सारी चीज़ें आप अपने एडवोकेट से डिस्कस करेंगे, ताकि अब जो वो आपके लिए पहला डॉक्यूमेंट दाखिल करेंगे जो कि रिटन स्टेटमेंट कहलाया जाता है, जो आपकी तरफ से पहला डॉक्यूमेंट 125 सीआरपीसी में दाखिल किया जाएगा, आपके अधिवक्ता आपकी बताई हुई इन सारी बातों को जानने के बाद और उन पर स्टडी करने के बाद और वाद पत्र की स्टडी करने के बाद आपके लिए एक बेहतर रिटन स्टेटमेंट तैयार करके आपकी तरफ से नियत तारीख पर दाखिल करेंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो उस कंडीशन में आपने ये भी बताना है कि आप कब से बेरोज़गार हैं, क्यों आपने जॉब छोड़ी, या बिज़नेस आपका क्यों ठप हुआ। अगर जॉब आपने छोड़ी है तो उसका रेजिग्नेशन लेटर कोई आपके पास है तो वो भी दें। इसके अलावा आप अपने बैंक की स्टेटमेंट भी अपने अधिवक्ता को प्रोवाइड करेंगे। एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट आपने देना है, और हो सकता है आपको 1 से 2 साल का भी स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी पत्नी की बैंक स्टेटमेंट दोनों ही कोर्ट के अंदर दाखिल होनी ज़रूरी है 125 सीआरपीसी मुकदमे के अंदर। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने कोई भी गलत और अधूरी जानकारी अपने एडवोकेट को नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, आप उनसे कुछ छुपाएंगे या उनको अधूरी जानकारी देंगे तो कोर्ट में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी पत्नी से रिलेटेड भी कुछ बातें अपने अधिवक्ता को बताएंगे, जैसे कि उनका चाल चलन आपके साथ, आपके माता पिता के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा है, शादी कब हुई और कब से कब तक चली, और कितने समय से वो आपसे दूर रह रही हैं, उनके आपसे दूर रहने का कारण क्या है, वो अगर आपको छोड़कर गई हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, वो खुद आपको छोड़कर गई हैं या आपने उनको घर से निकाला है। ये सारी चीज़ें आप क्लियरली अपने एडवोकेट को बताएंगे।
जो भी वाद पत्र में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनका आप पूरी तरह से खंडन करेंगे। अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई सबूत है तो वो सबूत भी आप दाखिल करने की कोशिश करें। अब कुछ ज़रूरी ऐसी बातें जो पूरे मुकदमे के दौरान आपने बहुत ध्यान रखनी है। नंबर 1, आप कोर्ट में कभी भी हार्श नहीं होंगे। आपको बहुत कामली अपनी बात को प्रेजेंट करना है। जब आप जज साहब के सामने हो, कभी भी आपने गुस्से से कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पति इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी पत्नी की हरकतों से, उनके एलिगेशन से, कि वो अपने आप को कोर्ट रूम में भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जज साहब के सामने आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जो आपके खिलाफ जा सके। आपको बहुत काम रहना है और बहुत शालीनता से काम करना है। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया पर आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जो आपके मुकदमे के खिलाफ जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जॉब करते हो, जॉब के साथ आपकी सेकेंडरी कोई अर्निंग भी है जिसके बारे में आपकी पत्नी को नहीं पता है। ये कभी नहीं करना है कि आप उस सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और बाई चांस अगर आपकी पत्नी ने आपके सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक कराया या चेक किया खुद, आपकी पत्नी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के सामने पेश कर सकती है कि इनकी एडिशनल इनकम भी है, जो कि ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ जजमेंट आपके ख़िलाफ़ जा सकती है, जिसके कारण जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आपने कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना है जो आपके मुकदमे के खिलाफ जा सके। 125 सीआरपीसी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय।